और उनसे शेयर करती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको देती है। तो ये एडिशनल इनकम है। तो ये अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखकर अच्छी कंपनीज में करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो ये जो डिविडेंड आपके पास आएगा, ये डिविडेंड आपकी एक एडिशनल इनकम है उस वैल्यू क्रिएशन के अलावा। उसके अलावा आप अगर अलग अलग तरह की कंपनियों में अलग अलग रेशियो में पैसा लगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, कि कौन सी इंडस्ट्री आगे जाने वाली है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब पैंडेमिक आया था तो मेडिकल इंडस्ट्री की कंपनीज के शेयर्स बहुत बढ़े। उसका कारण था कि मेडिकल इंडस्ट्री के शेयर्स इसलिए बढ़े कि आगे मेडिकल इंडस्ट्री को बहुत बिजनेस करना है, उनको बहुत सा रिसर्च करना है और उससे बहुत से लोगों को उनका जीवन सुधरेगा। तो जब सुधरेगा तो लोग उसकी कीमत भी देंगे और कीमत देंगे तो उन कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये उस तरीके से गिव एंड टेक के फॉर्मूले पे चलता है सारा कॉन्सेप्ट। हम जैसे जीवन में लगाते हैं, हम किसी भी इंसान को उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि हमें इससे कुछ बेहतर महसूस होगा या हमारी बेहतरी होगी। तो ये ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर है, वो इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये ध्यान रखते हैं कि सही इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्टेड रहते हैं, कि जब आगे जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर आ रहा है अगर आप उसमें रहते हैं तो आपकी ग्रोथ बढ़ती है। सबकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन होता है। अगला है कि अगर आपका होराइजन शॉर्ट हो, आप थोड़े समय के लिए लगा रहे हैं या लंबे समय के लगा रहे हैं, दोनों में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी तब भी रहती है कि आप जिस दिन निकलना चाहें, जिस दिन आप अपने पैसे, अगर मान लीजिए कोई नहीं जानता कि जीवन बड़ा ही अनसर्टेन है, आपको कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, आपने सोचा था ये पैसा मुझे 5 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपने लगा दिया और आपकी कोई ज़रूरत आ गई, कोई बिज़नेस करने का मन कर गया, कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आई, मकान बनाना है, किसी की शादी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी कारण आ सकता है और आप सोचते हैं कि भाई आज मुझे ये पैसा चाहिए। तो आपके पास वो लिक्विडिटी है कि आपने अगर ओरिजिनल फैसला लॉन्ग टर्म के लिए लिया था लेकिन आपकी ज़रूरत आज आ गई कि मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो आप बेच कर निकल सकते हैं। तो ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे आप अपने घर में करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास आज कुछ पैसा आया जो आप जानते हैं कि आपको अगले 3 साल शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम पहले क्या करते थे, हम उसको एफडी में डाल देते थे या उसको कहीं ऐसी जगह लगा देते थे कि ठीक है उस पर एक रिटर्न आएगा। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये पैसा आज आया है और हमें 15 दिन बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहते थे नहीं, इसको अपने पास रखे रहो, 15 दिन के लिए इसे अभी कहीं मत लगाओ, क्योंकि अगर कहीं लगाया और वहाँ से निकालने में देर हो गई तो काम अटक जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, मैं उसे किस तरीके से इस्तेमाल करूँगा, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ। तो जब भी आपके पास इनकम की अपॉर्चुनिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और लॉन्ग टर्म में आप अपना गेन प्लान कर सकते हैं, तो इसका जो नेचुरल रिजल्ट आता है वो ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर आप इवॉल्व होते हैं। जैसे आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे शुरू हुए थे, बहुत छोटे से लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते गए, पढ़ते गए, सीखते गए और वो करते करते वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में बदल सकते हैं। वैसे ही वो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में बदल गए। आज वो ये देखते हैं, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हैं, ये देखते हुए कि अगर उनको लगता है कि अगर समाज में बदलना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा है और समाज के बदलने के लिए जो काम होना है वो कोई एक नया बिजनेस है जो उसको कर रहा है और उस बिजनेस में और कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा होता है कई बार। तो वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो कहता है कि नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि समाज को बदलने के लिए इस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और इसके लिए काम होना ज़रूरी है, तो वो उसमें पैसा लगा सकता है। तो आप देखिए कि यही चीज़ अगर आप इस कला को धीरे धीरे सीखते जाएंगे, धीरे धीरे हर काम, अच्छी चीज़ों में समय लगता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ दौड़ने पर गिरने का भी डर रहता है। तो मजबूती जो है वो पहले ज़रूरी है, तेज़ी जो है वो उसका हम ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप है। तो ये एक देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो गिरने का भी डर रहता है, तो उसमें हमें चैलेंजेस समझने पड़ेंगे। इस कैपिटल मार्केट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से हमें सतर्क भी रहना ज़रूरी है और हमें नई जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वरना हमने हमारा पैसा लगाया, जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हम उन्हें खतरे में डालेंगे। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस खड़ी करती हैं ख़ास करके भारतीय परिवेश में? तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर जो है वो जिस तरीके से वोलेटाइल है, कभी ऊपर जाती है, कभी कुछ स्थिर रहती है,
उसकी वजह से जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि जो भी इंसान पैसा लगाता है वो इन चीज़ों को देखता है। बड़ा सीधा सा गणित समझिए, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरी महीने की तनख्वाह जो है वो मान लीजिए 25,000 रुपये है और उसमें मेरा जो घर चलता है वो 25,000 में बराबर चल जाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस 50,000 को एक लंबे अवधि के लिए कहीं लगा देता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इसी बीच में अचानक से महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि जो आपकी इनकम 25,000 रुपये थी और 25,000 में आपका घर चल जाता था, आज इनकम आपकी 25,000 रही शॉर्ट टर्म में, लेकिन अब घर चलाने में 35,000 रुपये लगते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा और वो 50,000 आपके पास नहीं होंगे, वो कहीं इन्वेस्टेड होंगे, कहीं और इन्वेस्टेड होंगे, तो वहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डगमगाने का डर रहेगा। तो इसीलिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब महंगाई दर जो है वो इस तरीके से वोलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे जाएगी, तो वो अपने आप में एक रिस्क हो सकता है जिसको हमें समझना पड़ेगा, अपने प्लानिंग का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े कामों में हर चीज़ में रिस्क होता है, तो लेकिन उसको समझदारी से, प्लानिंग से और तैयारी से लिया जाता है। जो दूसरा चैलेंज आता है वो है जीडीपी ग्रोथ का नीचे आना, पेंडेमिक में खास करके, और उसके बाद भी अब दुनिया भर में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमने रिसेंटली जो भी देखा, इन चीज़ों का मार्केट के सेंटिमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सेंटिमेंट पे फ़र्क इसलिए भी पड़ता है कि जो मार्केट है इसमें 2-3 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम भारतीय इन्वेस्टर्स हैं, हम यहीं से पैसा लगाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाहर से भी आकर यहाँ लगाते हैं। तो जैसे ही किसी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या उसका जीडीपी ऊपर नीचे होता है, तो बहुत से इन्वेस्टर्स जो खास करके वो जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मेरा पैसा यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा जो शायद किसी और देश में बढ़ सकता है, या इस बिज़नेस में उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा, किसी और बिज़नेस में बढ़ सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो कैपिटल मार्केट से, इंडिया की कैपिटल मार्केट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो किसी भी मार्केट की सक्सेस जो है वो इस बात पर चलती है कि उसके अंदर वैल्यू कितनी है। जैसे अगर मैं इसको एक बहुत कॉमन मैन के एंगल से कहूँ, अगर आपके घर के आसपास कोई सब्जी मंडी है, तो वो सब्जी मंडी कितने लोग पसंद करेंगे और वो कितने लोगों की हेल्प करेगी, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी ज़्यादा वैरायटी की और कितनी क्वांटिटी में सब्जी आती है। अगर कहीं पर केवल 2 सब्जी वाले बैठे हैं और थोड़ी सी सब्जी लेके बैठे हैं, तो वो इतना इफेक्टिव बाज़ार नहीं होगा इन कंपैरिजन टू एक दूसरा बाज़ार जहाँ शायद 50 सब्जी वाले बैठते हैं। तो ये जो वैरायटी है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये कम होने लगते हैं अगर जीडीपी नीचे जाती है। दूसरा जो एक ख़ास करके रिटेल लेवल पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एजुकेशन उस तरीके से लोग रिसीव नहीं करेंगे जिस तरीके से करना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहती, कुछ लोगों के पास वो पैसा नहीं आता जिसे वो मार्केट में लगा सकें, और उस वजह से जो छोटे तबके का इन्वेस्टर होता है खास करके, वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर रह जाता है। तो जब बाहर रह जाता है तो उसका इम्पैक्ट छोटे इन्वेस्टर पर भी पड़ता है और कैपिटल मार्केट पर भी पड़ता है। उसके अलावा जो एक मेजर फैक्टर पड़ता है जो कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी को असर करता है, वो है नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस। तो क्या होता है कि भाई अलग अलग जगहों पे, अगर मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर देश में या किसी एक स्टेट में कहीं पर पैसा लगाया, किसी दूसरे कंट्री से आके किसी ने मेरी कंट्री में पैसा लगाया, तो जो उसके टैक्सेशंस होंगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाकर उस पर 10 रुपये कमाए, तो ये 10 रुपये आपकी इनकम है, आपको इस पर टैक्सेस देने हैं। अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, कहीं ट्रांजैक्शन के टैक्स हैं, कहीं दूसरे टैक्स हैं। तो जो आपको ये टैक्सेस देने हैं, ये आपके प्रॉफिट को घटाएंगे, कम करेंगे। तो इस वजह से इन टैक्सेस की जो वेरिएशंस हैं वो एक अपने आप में असर डालती हैं ओवरऑल लोगों के उस सेंटिमेंट को कि नहीं इसमें लगाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत से लोग, हम लोग आज भी मैं देखता हूँ कि मानते हैं कि भाई रियल एस्टेट जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है, लेकिन रियल एस्टेट एक सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का खेल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक मकान खरीदा और 3 महीने बाद आपने उसे बहुत ऊंची कीमत पर बेच दिया, और मकान को खरीदने और बेचने में 3 महीने का समय वैसे भी बहुत कम है। तो इसलिए इस मार्केट को जो समझने की ज़रूरत है और इसमें एक पूरी तैयारी के साथ उतरने की ज़रूरत है, उसके लिए जो कुछ चंद पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि हमको डिस्कस करने चाहिए, वो ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, एक समझदार इन्वेस्टर को कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके कुछ बेसिक रूल हैं। पहला रूल, केवल और केवल अपने सरप्लस फंड को, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है फ़िलहाल,
आपकी फ़िलहाल कुछ समय की ज़रूरत से ज़्यादा है, और केवल उसी को इन्वेस्ट कीजिए, कर्ज लेकर मत कीजिए। उसके दो कारण हैं। पहला, अगर आप कर्ज लेकर लगाते हैं और पैसा कहीं मार्केट में डूब जाता है, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें रिस्क तो है ही, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली बात तो जो आपने कर्ज पर पैसा लिया वो फिर आप चुकाएंगे कैसे। दूसरा, आपने जो कर्ज लिया उस पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, उसकी एक कॉस्ट है। तो आप जो, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं 10% का प्रॉफिट शेयर मार्केट से कमाऊंगा या 12% का कमाऊंगा, और आपने 9% पर अगर 9% के इंटरेस्ट पर लेकर पैसा लगाया है, तो आप सोचिए आपको बचा कितना। 12% तो नहीं बचा, आपने डिसीजन 12% का सोच के लिया था। तो पहला जो रूल है वो ये है कि केवल और केवल सरप्लस फंड को लगाएं। जो दूसरा एक थंब रूल जिसे आप कह सकते हैं, जिसको हमेशा याद रखना है, कि इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, जिसका मतलब कि मैं जब भी पैसा लगाऊंगा, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि वो पैसा हो सकता है समय से वापस ना आए या ना वापस आए। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से करें। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप रिटायरमेंट पर इतना पैसा चाहते हैं तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रिटायरमेंट, मैं उसी एग्जांपल को लेता हूँ, आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा चाहिए। अगर आपको रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपया महीना चाहिए और आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना जिसमें आपको रिटायरमेंट पर मात्र 10,000 रुपये आएगा, तो आप अपना पैसा आज फंसाएंगे भी और वो आपको देगा भी नहीं। तो वो कैलकुलेशंस जो है वो समझना जो ज़रूरी है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, मैं कितने पैसे पर रिस्क ले सकता हूँ, वो एक बेसिक रूल है। तीसरा, जो एक ऐसा रूल है जो पेरेंट्स भी समझते हैं, टीचर्स भी समझते हैं, स्टूडेंट्स भी समझते हैं, हम में से बहुत से लोग एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, उसमें एक जो सबसे लंबा रूल होता है, सबसे लंबा चलने वाला रूल होता है, वो होता है कंपाउंडिंग। कि अगर आप रोज आधा आधा घंटा पढ़कर 6 महीने तक पढ़ाई करते हैं, तब जो आपकी समझ होगी उस सब्जेक्ट की, अगर मैं उसको कंपेयर करूं किसी ऐसे स्टूडेंट से जो आखिरी के 2 दिन उसको बिल्कुल रट कर पेपर देता है, वो शायद पेपर पास भी कर जाए, लेकिन जो उसकी लॉन्ग टर्म समझ है वो नहीं होगी। तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो परत दर परत काम करती है, दीवार बनाने जैसा काम है वो। जब तक पहली ईंट की लाइन ठीक से नहीं लगेगी, दूसरी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दीवार मजबूत नहीं बनेगी। तो उसके लिए जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस की। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, उसको काम करने का समय दीजिए। अब अगर आपको पैसा लगाना है, आपको समय चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। वरना क्या है, किसी ने कहा कि भाई साहब आप यहाँ पैसे लगाइए, आपके 4 गुना हो जाएंगे, 2 महीने में 4 गुना हो जाएंगे। अब अगर कहते हैं ना कि सुनी सुनाई पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, तो ये वैसे ही है, आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, सरकार की क्या नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से मुझे क्या करना है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें हैं जो अगर कोई वादा कर रहा है तो वो गलत है। तो इसी में जो अगला स्टेप आता है वो आता है हर्ड मेंटेलिटी को छोड़िए, भीड़ के पीछे मत जाइए, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए, देखिए जो हो रहा है वो कैसे चल रहा है। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने एसेट्स का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास। उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी।
हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने हैं। नहीं नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने